नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु अग्रवाल सी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं और आप बिजनेस चलाते हैं, अगर आपका कोई एक्सपेंसेस कोई पेबल है माइक्रो या स्मॉल एंटिटी को जो आपने समय पे पे नहीं किया है, तो आप उसे समय पर पे कर दें। अदरवाइज आपको हैवी टैक्स के रूप में भारी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ये कैसे डिसअलाउ हुआ, क्यों डिसअलाउ हुआ, क्यों टैक्स लगेगा, इसको समझते हैं हम इस वीडियो में। थैंक यू। इसमें जो सेक्शन 43B है, जो पहले से ही था हमारे पास, उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि जो माइक्रो या स्मॉल एंटिटीज हैं उनको जो भी पेमेंट किया जाना है, जो एक्सपेंसेस पेबल हैं, वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको खर्चों में अलाउ होंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया उसको, तो जब पे करेंगे तभी आपको अलाउ होगा। ये इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2023 में, जो कि लागू होना था 1 अप्रैल 2024, मतलब कि असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो अभी आपकी करंट में चल रही है, जो 31 मार्च 2024 को ईयर एंड होगी। उस ईयर में जो करंट ईयर चल रही है, इसमें इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इसको डिटेल में समझते हैं हम। सेक्शन 43B जो पहले से ही है, ये बात करता है कि कुछ खर्चों के बारे में, सम एक्सपेंसेस की बात करता है। इसमें डिफाइन किए हुए नेचर ऑफ एक्सपेंसेस जो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ होते हैं। अगर आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया विद इन ड्यू डेट्स, तो वो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें पूरा डिटेल नहीं बता रहा, केवल एक एग्जांपल बताया है। कुछ टैक्सेस के बारे में कहा हुआ है, कुछ बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा को इंटरेस्ट पेबल होती है, उसके लिए बात करता है ये सेक्शन। पीएफ ईएसआई में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए भी बात करता है। कमीशन या बोनस जो एम्प्लॉय को पेबल है, उसके लिए भी बात करता है। एम्प्लॉय को लीव एनकेशमेंट की बात करता है, या रेलवे को कोई असेट्स यूज करने के लिए कोई पेमेंट किया जाना, उसके लिए बात करता है। इन सभी खर्चों का एक्सपेंसेस आपको तभी अलाउ होगा जब ये एक्चुअल में पे हो गए हों। लेकिन एक बात आती है कि अगर हमने 31 मार्च तक पे नहीं किया, लेकिन आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, तो उसमें सेक्शन 43B में एक प्रोविजो दिया हुआ है। जो प्रोविजो आपको अलाउ करता है, ये एक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो जाएंगे खर्चे, अगर आपने इनका पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन 139(1) के तहत देखी जाएगी। उसमें जो आपकी ड्यू डेट होगी रिटर्न की, या तो 31 जुलाई होती है जनरली, या 31 अक्टूबर होती है ऑडिट वाले केसेस में। तो उस डेट से पहले अगर आपने खर्चे का पेमेंट कर दिया है, तो आपको एक डिडक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इंटरेस्ट, सपोज एक 11,500 रुपए की इंटरेस्ट पेबल थी बैंक को, जिसका प्रोविजन हमने 31 मार्च 2024 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्रिएट किया था, जो कि हमने 31 मार्च 24 तक पे नहीं किया। तो सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग ये डिसअलाउ होना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये पेमेंट हमने 15 मई 2024 को कर दिया, इसका पेमेंट, जो कि आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट से पहले है। हमने इसे ऑडिट का केस मानते हुए चल रहे हैं, तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले हमने इसका पेमेंट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये खर्चा हमको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नया क्लॉज आया सेक्शन 43B में, इस क्लॉज को पहले पढ़ लेते हैं। ये क्लॉज कहता है, एनी सम पेबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से आ रही हैं। एक तो एनी सम पेबल, इसका मतलब क्या है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज का मतलब क्या है, और ये टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये क्या है। ये तीनों चीजें हमें समझना जरूरी है, तभी हमें सेक्शन 43B का जो नया क्लॉज आया है
वो समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले जानने वाली बात यह है, जो सेक्शन 43 में जो प्रोविजो दिया हुआ है, जो आपको कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले ये खर्चे का पेमेंट कर दिया है तो आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा, वो प्रोविजो इस क्लॉज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो सम पेबल था वो आपने पेमेंट नहीं किया समय पर, और बेशक आपने रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दिया, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउ नहीं होगा। वो तभी अलाउ होगा जब आप उसे एक्चुअल में पे कर देंगे। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते समय हम बात कर लेते हैं जो एक्सपेंसेस एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्टेबल होंगे, उसका मतलब क्या है। जब भी हम कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम एक्रूअल बेसिस पर एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हमने डेबिट कर दिया, लेकिन वो खर्चा अगर हमें सेक्शन 43 भी या किसी अन्य सेक्शन के तहत अलाउेबल नहीं है, तो वो उस खर्चे को जो प्रॉफिट अराइव हुआ है नेट प्रॉफिट में, उसमें वापस से जोड़ दिया जाता है, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इसके उलट बात करें कि कभी कोई खर्चा पिछले किसी साल में डेबिट किया था प्रॉफिट लॉस में, लेकिन उस समय वो अलाउ नहीं हुआ, अब वो एक्चुअल पेमेंट कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में, और वो आपको इधर अलाउ होना है, तो वो खर्चा आपको माइनस कर दिया जाएगा इस नेट प्रॉफिट में से। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आगे। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल में कहा गया है नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख रुपए अराइव हुआ प्रॉफिट लॉस में, एक 2,50,000 रुपए का खर्चा था कोई, जो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग आपको अलाउ नहीं होना था, तो इस 2,50,000 को इस 5 लाख रुपए की फिगर में ऐड बैक कर दिया जाएगा, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट बढ़कर 7,50,000 हो जाएगा। आपको टैक्स जो देना पड़ेगा 7,50,000 पर देना पड़ेगा इन केस। जो एक्सपेंसेस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को अलाउेबल एक्चुअल बेसिस पर होने हैं, उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कोई एक्सपेंसेस जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को पेबल था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, और जो 31 मार्च तक हमारा पे नहीं हुआ या पे हो गया, दो कंडीशन है। अगर 31 मार्च तक पे हो गया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये एक्सपेंसेस अलाउ होगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, मतलब 31 मार्च 24 तक ये पे नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो इसमें फिर टेस्ट किया जाएगा क्या सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट की लिमिट निकल चुकी है 31 मार्च तक या नहीं। अगर लिमिट निकल गई है तो ऑलरेडी ओवरड्यू है ये पेमेंट, तो ये पेमेंट तभी अलाउ होगा जब इसको हम पे कर देंगे। और अगर ये ड्यू डेट नहीं निकली है 31 मार्च तक, तो फिर ये फर्दर एक टेस्ट होगा कि उसकी ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा ये खर्चा, और ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो जब पे करेंगे तभी अलाउ होगा। इसका एग्जांपल तो समझ लेते हैं। बिल डेट थी 28 फरवरी 2024, जिसमें ड्यू डेट है 20 मार्च, और इसका पेमेंट हमने कर दिया 18 मार्च को। इसमें हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक्सपेंसिव डेबिट हुआ, जिसकी ड्यू डेट भी 31 मार्च 24 से पहले थी और पेमेंट भी 31 मार्च 24 से पहले कर दिया, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में बिल डेट 28 फरवरी, ड्यू डेट 20 मार्च और डेट ऑफ पेमेंट 25 मार्च, मतलब हमने ड्यू डेट निकलने के बाद पे किया था। 20 मार्च ड्यू डेट थी, लेकिन हमने पेमेंट किया 25 मार्च को। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही पेमेंट हो गया, तो पेमेंट बेसिस पर भी हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। 28 फरवरी 24 बिल डेट थी, जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च, और हमने पे किया 5 अप्रैल को, मतलब 31 मार्च को ड्यू डेट निकल चुकी थी और हमने इसका पेमेंट 31 मार्च के बाद किया, तो 24-25 में हमने पे किया, तो 24-25 में ही अलाउ होगा।
ठीक है। फोर्थ एग्जांपल 28 फरवरी बिल डेट, 10 अप्रैल ड्यू डेट थी, 31 मार्च को ड्यू डेट नहीं क्रॉस हुई यहाँ पर, और हमने पे 5 अप्रैल को कर दिया, मतलब जो ड्यू डेट थी उससे पहले ही पे कर दिया, तो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। वहीं अगर हमने यही पेमेंट 28 फरवरी बिल डेट थी, जब 10 अप्रैल ड्यू डेट थी, और हमने पे 15 अप्रैल को जाके किया, मतलब ड्यू डेट निकलने के बाद, और 31 मार्च के तो बाद किया ही, तो ये जब हम पे कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल 24-25 में पे कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल 24-25 में अलाउ होगा। जो क्लॉज एच है सेक्शन 43B में, उसके हम एनालिसिस करें तो पहला एनालिसिस हमें करना है सम पेबल। सम पेबल का क्या मतलब है। दूसरा एनालिसिस करना है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है। तीसरा हमें एनालिसिस करना है इसमें टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है वो क्या है। तीनों का हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहला एनालिसिस हम कर रहे हैं एनी सम पेबल। एनी सम पेबल का मतलब कोई भी खर्चा, एनी सम पेबल फॉर एक्सपेंसेस की बात करता है, कोई भी एक्सपेंसेस जो कि परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस ली हमने फ्रेट की उसके लिए पेमेंट हो सकता है, स्टेशनरी खरीदने के लिए हो सकता है, लेबर का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसका पेमेंट हो सकता है, कोई ऑडिट फीस का पेबल हो सकता है, अकाउंटिंग चार्जेस का पेबल हो सकता है, या कोई अन्य खर्चा, कोई भी खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं उसकी बात हो रही है, वो एक्सपेंसेस पेबल। लेकिन फिक्स असेट्स के लिए अगर कोई पेबल है तो वो कवर यहां पर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म्स यूज होता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। इसकी मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एमएसएमई में से माइक्रो और स्मॉल को कवर किया है, मीडियम को कवर नहीं किया है। मीडियम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कवर नहीं किया हुआ है। इसमें कवर करने के लिए एक डेफिनेशन दी हुई है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर 43B का एच कवर करता है माइक्रो और स्मॉल को, मीडियम को कवर नहीं करता। माइक्रो के लिए दो कंडीशन होती हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पर रहेगा प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर के बेस पर रहेगा। दोनों को सम्मिलित रूप से देखा जाएगा तभी वो एक कैटेगरी में फॉल करेगा। पहली कैटेगरी माइक्रो के लिए सबसे छोटी कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट करता है 1 करोड़, 1 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, और एंड उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर उसका प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल एंटरप्राइज आएगा। मीडियम के लिए 50 करोड़ लिमिट दी हुई है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और 250 करोड़ रुपए लिमिट दी है टर्नओवर की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एज अ बायर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा सप्लायर की कैटेगरी माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। इन तीनों को डिसाइड करने के लिए आपके पास सप्लायर की बैलेंस शीट नहीं उपलब्ध होगी, इससे आप चेक कर पाए। तो इसमें सबसे बढ़िया सिस्टम क्या होगा, हम इसको स्टेटस चेक करने के लिए सप्लायर का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास होना चाहिए, और वो बिल पर लिख के देगा या हमें अलग से कम्युनिकेट करेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके लिए हमें वेबसाइट खोलनी होगी, सरकारी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। इस वेबसाइट को खोलेंगे, इसमें प्रिंट नाम से एक टैब आएगा, इस पर हम जाएंगे। उस प्रिंट टैब में वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और इसके नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया जाएगा, और देन उसमें कैप्चा फिल करेंगे हम, और कैप्चा फिल करने के बाद में हम वेरीफाई पे सबमिट करेंगे, तो वहां हमारे पास स्टेटस आ जाएगा कि हमारी माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइजेज है। आगे हम बात करते हैं टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में दी हुई है।
इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके लिए हम जब बात करते हैं तो उसमें टाइम लिमिट के लिए मुख्य रूप से 3 कंडीशंस बनेंगी। अगर आपका कोई एग्रीड अपॉन डेट है, दोनों में फिक्स रिटन में होनी चाहिए। अगर रिटन में कोई एग्रीड अपॉन डेट है तो उस केस में टाइम लिमिट रहेगी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। इस 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को हम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। मतलब कुल मिलाकर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीड डेट नहीं है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस 15 डेज शैल बी टाइम लिमिट। सेकंड केस, एग्रीड अपॉन डेट है, रिटन में है, लेकिन उसमें कंडीशन साथ में है कि ये 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर की होनी चाहिए। तो जो एग्रीड अपॉन डेट है वही हमारी टाइम लिमिट मान ली जाएगी। तीसरी कंडीशन है, एग्रीड अपॉन डेट है रिटन में, लेकिन उसकी टाइम लिमिट 45 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद में है। तो उस केस में हम टाइम लिमिट जो एग्रीड अपॉन डेट है उसको इग्नोर करके जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 45 डेज काउंट किए जाएंगे। अब इसमें हमने बार बार फिर बात की एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस से 15 दिन या 45 दिन वाली। तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस है क्या, उसकी बात होती है कि देखो साहब, जब बायर ने माल रिसीव किया सप्लायर से और सप्लायर ने उस माल के रिसीव करने को लेकर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया इन राइटिंग टू द सप्लायर, और ये ऑब्जेक्शन रिटन में होना चाहिए और 15 दिन के अंदर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। तो उस केस में जब सप्लायर इस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर देगा, जिस डेट में जो ऑब्जेक्शन रिमूव किया जाएगा सप्लायर के द्वारा, वो दिन एक्सेप्टेंस की डेट मानी जाएगी। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है सप्लायर ने 15 दिन के अंदर, तो जो एक्चुअल डिलीवरी डेट है उसी को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं सेक्शन 15 को। सपोज गुड सप्लाई हुए 1 मार्च 2024 को, ठीक है, और कोई रिटन ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। जब रिटन ऑब्जेक्शन नहीं है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1 मार्च 2024 हो गई अपने आप में, और कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है डेट ऑफ पेमेंट के लिए। तो उस केस में जो सेक्शन 15 कहता है कि 15 दिन काउंट होंगे फ्रॉम द एक्सेप्टेंस डेट। तुम्हारी एक्सेप्टेंस डेट 1 मार्च है, इसमें 15 दिन जोड़ेंगे, तुम्हारी ड्यू डेट हो जाएगी 16 मार्च 2024। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल से हम समझ रहे हैं इसको। गुड सप्लाई हुआ 1 मार्च 2024 को, कोई ऑब्जेक्शन नहीं फाइल हुआ, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस पहले एग्जांपल की तरह ही हमारी 1 मार्च 24 ही रहेगी। और एग्रीड अपॉन डेट, यहाँ पर एग्रीड अपॉन डेट दी हुई है 25 मार्च 24, जो कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 45 दिन के अंडर है। तो उस केस में जो डेट एग्रीड अपॉन है वही हमारी ड्यू डेट हो जाएगी सेक्शन 15 के लिए, तो मतलब कि 25 मार्च 2024। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल में हम लेके चल रहे हैं वही डेट ऑफ सप्लाई 1 मार्च 24, कोई रिटन ऑब्जेक्शन नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1 मार्च 24 हो जाएगी जब कोई रिटन ऑब्जेक्शन नहीं है। एग्रीड अपॉन डेट 25 अप्रैल 2024, जो कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद में 45 दिन के भी बाद में है। तो इस केस में ड्यू डेट जो रहेगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 45 डेज के जो डेट काउंट होगी वह रहेगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस डेट के बाद में अगर 45 दिन के बाद तक अगर हमारा एग्रीड अपॉन डेट आती है तो एग्रीड अपॉन डेट को इग्नोर कर दिया जाएगा, और जो हमारी ड्यू डेट कैलकुलेट होगी एक्सेप्टेंस डेट में 45 दिन जोड़ दिए जाएंगे, तो हमारी डेट ऑफ ड्यू डेट आ जाएगी 15 अप्रैल 2024। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा गुड सप्लाई 1 मार्च हुआ, इस केस में ऑब्जेक्शन फाइल किया है बायर ने, ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो सप्लायर ने इस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दिया 8 मार्च 2024 को।
तो 8 मार्च 24 को जब ऑब्जेक्शन रिमूव किया है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 8 मार्च 24 मान ली जाएगी। और एग्रीड अपॉन डेट 25 मई 2024 है, जो कि 25 मई 2024 एक्सेप्टेंस की डेट के 45 दिन के बाद में है। तो उस केस में हमारा जो एग्रीड अपॉन डेट है इग्नोर कर दी जाएगी और जो ड्यू डेट मानी जाएगी 45 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस डेट। एक्सेप्टेंस डेट क्या थी 8 मार्च 2024, इसमें प्लस 45 डेज कर देंगे हम, तो हमारी ड्यू डेट निकल के आ जाएगी 25 अप्रैल 2024। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, गुड सप्लाई 1 मार्च को हुआ, ऑब्जेक्शन फाइल हुआ, इसमें भी ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ 8 मार्च 24 को, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 8 मार्च 24। ठीक है, सेम है यहाँ तक। एग्रीड अपॉन डेट 5 अप्रैल 24, जो कि 45 डेज के अंडर है एक्सेप्टेंस डेट से। तो इस केस में जो ड्यू डेट रहेगी, जो एग्रीड अपॉन डेट है, वही हमारी ड्यू डेट हो जाएगी। 5 अप्रैल 2024। एक और एग्जांपल, गुड सप्लाई 1 मार्च को हुए, ऑब्जेक्शन भी फाइल हुआ, ऑब्जेक्शन रिमूव भी हुआ, 8 मार्च को रिमूव हो गया, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 8 मार्च रहेगी। यहाँ तक सेम एग्जांपल। और इस केस में एग्रीड अपॉन डेट नहीं है। जब एग्रीड अपॉन डेट नहीं है तो हमारी ड्यू डेट काउंट होगी 15 दिन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस डेट। एक्सेप्टेंस डेट हमारे पास है 8 मार्च, इसमें 15 दिन जोड़ दिए जाएंगे तो हमारी ड्यू डेट निकल के आ जाएगी 23 मार्च 2024। ठीक है, इस सबको समझने के बाद में एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर आप इस क्लॉज को इग्नोर करते हैं तो ये इग्नोरेंस काफी हैवी फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा जिस पर कि हाई इनकम टैक्स पेबल हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 25 लाख रुपए का कोई अमाउंट आपका ऐसा निकल के आ जाता है जो कि पेबल था, लेकिन आपने विद इन ड्यू डेट पे नहीं किया, तो ये 25 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे और आपको 10 लाख नहीं 35 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि कम से कम अगर आप 30% की स्लैब में ऑब्वियसली जाएंगे ही, तो 25 लाख पर 30% के टैक्स मोटा मोटा जुड़ जाएगा, प्लस सेस प्लस सरचार्ज। तो हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इसलिए आपसे आपको बिल्कुल प्लान करना पड़ेगा आज ही से इसके लिए, कहीं कोई चूक ना हो जाए इस चीज में। अगर चूक होती है बड़ा रिजल्ट, बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा। और अपने कंसल्टेंट को आज ही संपर्क कीजिए। अगर आपको इससे संबंध में कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है canshuagarwal@gmail.com, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक यू।